नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम अक्सर आप लोगों के लिए देश और विदेश से जुड़े भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां लेकर आते हैं, लेकिन आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर सामने आए हैं जो इस वक्त भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में सच साबित हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, फिर भला वो भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस बार श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप इसे पीएम मोदी की अद्भुत शक्ति कहें, अतीत में हिमालय पर की गई तपस्या की ताकत कहें या फिर उनकी इंट्यूशन पावर। भारतीय राजनीति में जिस परिवारवाद का जिक्र अब तक पीएम मोदी करते आए हैं, जिस परिवारवादी को देश के लिए वो खतरा बताते आए हैं, जिस परिवारवाद को वो देश की राजनीति के लिए नुकसान बताते आए हैं और जिस परिवारवादी को देश के युवाओं के लिए विश्वासघात बताते आए हैं, आज उसी परिवारवाद ने श्रीलंका को दाने दाने का मोहताज बना दिया है। इस वक्त श्रीलंका की खस्ता हालत से पूरी दुनिया वाकिफ है। महंगाई 7वें आसमान पर है। चावल 500 रुपए किलो, चीनी 300 रुपए किलो, दूध पाउडर 1600 रुपए किलो और ये तमाम चीजें बिक रही हैं। बाजार सुनसान हो गए हैं, ग्राहकों के पास पैसे नहीं है। रोजमर्रा पेट भरने के लिए हर परिवार को 2,500-3 हजार रुपए चाहिए और लोग भूखे मर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस का अकाल पड़ चुका है क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए सरकार के पास डॉलर नहीं है। और इस वक्त तो देखिए, श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 47% कर्ज तो बाजार से लिया गया है। इसके बाद 15% कर्ज चीन का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10%, भारत से 2% और अन्य जगहों का कर्ज 3% है। यानी कि श्रीलंका सरकार ने कर्ज लेकर तो खूब ऐश की, लेकिन अब जब वक्त चुकाने का आया है तो खजाना खाली और जनता सड़क पर है और विपक्ष उसके साथ खड़ा है, जिससे पूरे राजपक्षे सरकार की नींद उड़ गई है। इन हालातों ने श्रीलंका की सियासी राजनीति में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि सरकार के ही मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और देश की इस हालत के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवारवाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोचिए, जिस देश की सरकार में बड़े पदों पर एक ही परिवार के 40 सदस्य बैठे हों, सरकार के तमाम बड़े मंत्रालयों पर एक ही परिवार की पकड़ हो, देश की राजनीति भाई भतीजावाद से ही अभी तक चल रही हो, वो देश भला कैसे तरक्की कर सकता है। राजपक्षे का परिवारवाद किस तरह दीमक की तरह देश को खोखला कर चुका है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पिछले 15 सालों से देश की कमान महिंदा राजपक्षे के हाथों में है। कैबिनेट के अलावा सरकारी पदों पर राजपक्षे के परिवार के 40 से भी ज्यादा सदस्य हैं। हालांकि आपातकाल लगने के बाद इसमें से कुछों ने इस्तीफा दे दिया है, उनमें से कई पर आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप भी हैं। अब अगर हम राजपक्षे के परिवारवाद पर अगर एक नजर डालें तो ग्राफिक्स के साथ देखिए कि किस तरह से श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे का परिवार बटा हुआ है। महिंदा 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। महिंदा 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। उस वक्त उनके पास रक्षा, वित्त और कानून जैसे मंत्रालय भी थे। 2009 में लिट्टे को खत्म करने के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। 1970 में पहली बार सांसद बने। महिंदा लंबे समय तक अलग अलग सरकारों में भी मंत्री रहे। 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने। 1 साल बाद राष्ट्रपति। 2015 के चुनाव में हार के बाद कहा जाने लगा कि महिंदा का समय खत्म हो गया है, लेकिन 1 साल बाद ही महिंदा ने अपनी अलग पार्टी बना ली। 2019 में महिंदा के छोटे भाई गोतबाया राष्ट्रपति बन गए। महज 3 साल पुरानी महिंदा की पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। छोटे भाई गोतबाया ने बड़े भाई महिंदा को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। देश की रक्षा, गृह, वित्त से लेकर खेल मंत्रालय तक परिवार के लोगों के पास था। महिंदा के बड़े भाई चामल राजपक्षे 3 अप्रैल तक श्रीलंका के केंद्रीय सिंचाई मंत्री के साथ ही रक्षा और गृह राज्य मंत्री थे। छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के साथ ही रक्षा मंत्री भी थे। चौथे भाई बासिल भी 3 अप्रैल तक श्रीलंका के वित्त मंत्री थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 भाई ही श्रीलंका सरकार का हिस्सा रहे हों। महिंदा के बेटे नमल खेल मंत्री थे। महिंदा के दूसरे बेटे योशिया राजपक्षे प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। 2016 में नमल और योशिदा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। महिंदा के भतीजे शशि चंद्र राजपक्षे श्रीलंका सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे। शशि चंद्रा के पिता चामल राजपक्षे भी सरकार का हिस्सा थे।
शशि चंद्रा 2009 से 2015 तक ऊवा प्रोविंस के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सांसद निपुण राणावका महिंदा राजपक्षे के ही भांजे हैं। तो देखा आपने, श्रीलंका जैसा देश जिसकी बागडोर सिर्फ एक ही परिवार के हाथ में रही अब तक, और आज उसकी हालत डूबते जहाज की तरह है। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस परिवारवादी राजनीति को पीएम मोदी देश के लिए खतरा बताते आए हैं, आज उसी परिवारवाद ने श्रीलंका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। परिवारवादी की राजनीति को पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत के लिए खतरा बताया, बल्कि ये हर उस मुल्क के लिए भी खतरनाक है जहां नाम के लिए सही लेकिन लोकतंत्र है। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है, और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते।